एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर भी बाहर भी, लेकिन जल्दी डिके हो जाते हैं, स्टेबल नहीं है। फर्दर वो किस चीज में डिके हो जाएंगे? अभी करवा रहा हूँ रिपोर्ट की। इवन न्यूट्रॉन खुद स्टेबल नहीं है, न्यूट्रॉन खुद ऑटोमेटिक डिके हो जाता है। पॉजिट्रॉन भी अनस्टेबल पार्टिकल है, ये दोनों ही अनस्टेबल पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन किस में डिके होगा? वो तो फर्दर बहुत छोटा है। क्या? पॉजिट्रॉन किस में डिके होगा? क्यों? क्या दिक्कत है पॉजिट्रॉन को डिके करवाने में? न्यूट्रॉन भी तो छोटा लगता था कि न्यूट्रॉन काय में डिके होगा। नहीं, डिके किस चीज में होगा? उसका फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका पॉजिट्रॉन का? पॉजिट्रॉन अगर डिके होता है तो राइट अरे हैंड साइड कंबाइन में। हो जाएगा, किसी के साथ कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन या तो देके प्रोटॉन। बीटा माइनस के साथ मर जाएगा, या न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होकर प्रोटॉन बना देगा। अच्छा, वो डिके शब्द में थोड़ा। सर मतलब अगर डिके होना प्रोटॉन मतलब किसी न किसी में कन्वर्ट हो जाएगा, कंबाइन होके। सर अगर प्रोटॉन बढ़ रहा है न्यूट्रॉन नहीं निकल रहा है सर, तो चार्ज आ जाएगा ना क्या? एटम पे। तो प्रोटॉन नहीं निकल रहा, न्यूट्रॉन आ गया, फिर से बोलो। सर जैसे ही प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और न्यूट्रॉन नहीं निकल रहे हैं, हाँ तो चार्ज आ जाएगा। रुको अभी बताता हूँ। पहले ये समझो कि न्यूट्रॉन खुद एक अनस्टेबल पार्टिकल है और इसका हाफ लाइफ कुछ 15 घंटे के आसपास कुछ होगा, 15 मिनट होगा, शायद मिनट्स में होगा। सर 1000 सेकंड्स। हाँ मिनट्स में, हाँ 15 मिनट, हाँ 15 मिनट हाफ लाइफ है इसका। और 15 मिनट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन इज स्टेबल इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो ये स्टेबल है, लेकिन बाहर ये अनस्टेबल है, ठीक है। ऐसे ही पॉजिट्रॉन स्टेबल है, इज स्टेबल इन वैक्यूम। सर अगर ये ऐसा बात है खत्म कि हो जाने दे रहे। हाँ। पॉजिट्रॉन स्टेबल है वैक्यूम में, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि पॉजिट्रॉन सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर गामा रेज बना देता है। गामा रेज मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एनर्जी खत्म हो जाती है, पूरा का पूरा मास, ये जो इसका m और ये गामा रेज जो निकलेंगी उनकी एनर्जी 2mc² हो जाएगी। ओके। ऑर्डर मैच कर रहा था। और इसका आधा मतलब अप्रॉक्स 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का मास हाफ था, का 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, एक फोटोन निकलेगा, 2 फोटोन निकलेंगे, कितने निकलेंगे? ये चीज डिपेंड करनी निकलेंगे। नहीं, रेडिएशन है उसमें, एनर्जी पर एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं ज्यादा है। नहीं नहीं 2 फोटोन निकलेंगे। देखो ये सडन प्रोसेस होती है, सडन प्रोसेस होगी तो एकदम से फोटोन निकलेंगे। और मैं कह रहा हूं कि ये 2 फोटोन निकलेंगे। कैसे कह रहा हूं 2 निकलेंगे? आप नंबर कंजर्व कर रहे हैं ऐसा? मोमेंटम कंजर्व कर रहा हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि 2 फोटोन ऐसे निकलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके ओके। नहीं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो मोमेंटम होगा ना? नहीं वो तो ये मान रहा हूं कि दोनों रेस्ट पे थे और एक दूसरे से टकरा गए, रेस्ट पे थे और एकदम से एक दूसरे से चिपक गए। तो 4 निकलते सबके हाँ ऑपोजिट 4 भी में, निकल सकते हैं, मिनिमम 2 तो निकलेंगे। 0 ही होता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। एटलीस्ट तो मिनिमम 2 निकलेंगे मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। एनीवे मेन चीज इसमें ये थी, 2 पॉइंट थे जो तुम लोगों ने पूछा इसमें, कि न्यूट्रॉन स्टेबल है न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिट्रॉन स्टेबल है वैक्यूम में। न्यूट्रॉन जो ही हम नॉर्मल इस पर लाएंगे, न्यूक्लियस के बाहर लाएंगे, ये आउटसाइड न्यूक्लियस, तो ये क्या होगा, अपने आप ही एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें स्पिन कंजर्व नहीं है तो किसी और में भी टूटेगा। सर एटम की न्यूट्रलिटी का पता मतलब ये बात समझ में नहीं आई। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्लास में बोला था ना। ये क्या बोला? हाँ अच्छा ओके। इसका स्पिन हाफ है, इसका प्लस माइनस हाफ है, इसका प्लस माइनस हाफ प्लस है, माइनस हाफ तो है, कंबाइन उसका करने जब पे एक और कंपेंसेटिंग प्लस माइनस हाफ आएगा, जो भी आएगा। मतलब ऐसे कि जैसे इसका हाफ है, इसका हाफ है, इसका हाफ है, तो इसका माइनस हाफ आएगा। आ गया समझ? यस सर। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए है। तो एक न्यूट्रॉन जब जब बनता है न्यूट्रिनो पैदा होता है, और न्यूट्रॉन टूटता है तो एंटी न्यूट्रिनो पैदा होता है।
तो दरअसल न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली डिके ये हो जाएगा। पॉजिट्रॉन क्या होता है कि खुद डिके नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिट्रॉन जो नेबरहुड में इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे एयर के पार्टिकल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर गामा रेज निकाल देगा। सर पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं होता ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा सर लेकिन उसका हाँ सर मास भी उतना ही है उसका इलेक्ट्रॉन सब कुछ एंटी मैटर है इलेक्ट्रॉन का, सब कुछ इलेक्ट्रॉन जैसा, बस चार्ज अपोजिट है। इसीलिए तो ये टकरा गए, दो एक मैटर और एक एंटी मैटर टकराते हैं तो सीधे एनर्जी रिलीज होती है। यही तो डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, या नेगेटिव मास का, कि अगर कोई नेगेटिव मास एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो हमेशा तुरंत पॉजिटिव मास के साथ टकरा के तुरंत एनर्जी पैदा कर देगा। इसी को डार्क मैटर कहते हैं, मतलब नेगेटिव मास। ठीक है, सर, लेकिन जब हम उसके atom- बारे में बात नहीं करेंगे, हम वापस आएंगे टॉपिक पे। सर, ये atom चीज में- क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। जो थर्मल एनर्जी आपने बोला था ना, बहुत कम वोल्ट की होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वोल्ट की हाँ, नहीं। कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हाँ, तो सर मान लीजिए कि जैसे अर्थ की जो कोर होती है उसमें तो इतना हाई टेम्परेचर होता है, तो भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा? तो अर्थ के अंदर कौन सा वो एटम्स हैं, आयंस हैं पूरे कोर में। आयन से? और क्या, कोर में आयंस ही आयंस हैं, सभी आयोनिक फॉर्म में। नहीं सर, मोल्टन आयरन वगैरह होता है ना? हाँ, वो आयरन आयन है। अच्छा, आयरन। अर्थ कोर में तो हर चीज आयोनिक फॉर्म में, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, प्लाज्मा टाइप का है। हालांकि प्लाज्मा नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा तो सन के इतना टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अर्थ के कोर में सब कुछ लिक्विड फॉर्म में, और इतना गर्म लिक्विड है कि आयंस बन गए। सर किसी भी मतलब काफी अच्छा कंडक्टिंग होगा वो होना तो चाहिए, लेकिन अभी अर्थ के अंदर देख के तो आए नहीं है। तो प्रॉपर्टीज तो बस अंदाज लगाई जा रही हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो ठीक है। सर हम सर, कैलकुलेशंस करते समय कभी भी काइनेटिक एनर्जी का रोल नहीं लेते, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो काइनेटिक एनर्जी का रोल आता होगा, क्योंकि इसमें हम तो न्यूट्रॉन काइनेटिक को एनर्जी नहीं लेते। क्या कर रहे नहीं, हो? जैसे हम रेस्ट लेते हैं ना, रेस्ट मास और इनिशियली रेस्ट। नहीं, वो हाँ। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ए, अगर मान लो ए था 12 और 25, ये टूटा बी 12 24 प्लस 1 न्यूट्रॉन, इसमें टूटा। ठीक है, अब हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है, मान लो 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी है 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें अब निकालना पड़ेगा कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां से हमारे पास 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब हुई तोड़ने के लिए, 6.5 इंटू 24, तो कितना बनाई? 12 और 144 12 प्लस 12 156, ये बना। 13 into 12 154। 12 है, क्यों? 12 जुड़ेगा ना? तो 24 इंटू 0.5, ये 12 बना, ये 144 है। अच्छा, तो 24 है, ठीक। ये 24 है, हाँ, और 24 है, इसकी 24। फ्री न्यूट्रॉन है, इसकी आंसर 0 है। लेकिन अच्छी बात है, क्यू वैल्यू तो आई है, हाँ 6 है ये। 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ गई? तो हमने माना ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें और इसमें कहीं जाएगी, मोमेंटम और एनर्जी दोनों। हाँ समझ गए? इट मे बी पॉसिबल कि बी एक्साइटेड स्टेट में हो, तो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसका कुछ एनर्जी इसने अपने अंदर बचा ली एक्साइटेशन में, लेकिन बची हुई एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन पूछी होती तो क्या आती? 6 माइनस ई इंटू 24/25। हिल गया? जी सर। यस सर, मोमेंटम काइनेटिक कंजर्व एनर्जी ऑफ करते डॉटर न्यूक्लियाई 6 माइनस ई 1/25, बाय 25। जो ई होगा ना बराबर होगा ना? और ई की नहीं, ई पता नहीं कितना है। सर एक्साइटेशन कितनी जाएगी वैसे? कितनी जाएगी ई एनर्जी? कुछ भी हो, अरे एक्साइटेशन के लेवल है अलग अलग, ई कुछ भी हो सकता है, डिस्क्रीट वैल्यूज लेता है। तो अच्छा, अगर कुछ नहीं दिया तो हम ई को 0 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि ई 0 होगा। लॉजिक ये है कि ए में ये 25 थे, 12 एक के और 13 एक के, ऐसे थे। ये बिल्कुल स्टेबल थे और स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप का एंजॉय कर रहे थे। अब इनमें से हमने एक निकाल दिया, तो एक निकाल दिया तो जो रेड वाले थे वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट हो गए,
तो वापस से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो मूव करेंगे, तो पूरा अरेंजमेंट चेंज होगा, हाँ और अरेंजमेंट चेंज होगा तो नया एनर्जी लेवल लेंगे, हाँ तो पिछले और इसमें कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो प्रैक्टिकली ई कभी जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ होता ही है, नेग्लिजिबल भले हो लेकिन ई कुछ ना कुछ होता ही है। ओके सर। ठीक है। और हाँ, तो इस प्रोसेस को पूरा समझना कि अभी ये हुआ, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी ले ली, तो इसके पास एक स्पीड आई, इसके पास एक स्पीड आई, लेकिन बी एक्साइटेड स्टेट में देर तक रह नहीं सकता, तो फाइनली बी नॉर्मल बन जाएगा। तो यहां से क्या निकलेगा? गामा रेस। गामा रेस। गामा। और इन गामा रेस की एनर्जी क्या होगी? ई। तो कुछ अपर लिमिट होती है फोटोन की कि वो इतनी एनर्जी नहीं कैरी कुछ कर नहीं, सकता है? वो एनर्जी लेवल है, कुछ नहीं कह सकते हो कि कितना होगा। सर ये गामा न्यूक्लियस रेस के के अंदर ऑर्डर पे लेवल निकलेगा? हमें नहीं पता कि लेवल कैसे होता है। क्या सर ये गामा रेस के ऑर्डर की हमेशा एनर्जी निकलेगी? हाँ, वो तो एनर्जी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है, तो डिफरेंस भी उसी ऑर्डर का आएगा। नहीं सर, मैं नहीं, ये जो नहीं ई शायद एब्जॉर्ब हो वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ना हो, कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी हो सकती है, तो ऐसा है उसको क्या? 0.001 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे। सर, मैं एनर्जी लेवल का ऑर्डर नहीं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था कि जो फोटोन का जो एनर्जी है, मतलब इन जनरल वो मतलब कितनी भी हो सकती है, या फिर उसको कुछ लिमिट होती है? कुछ वो तो एनर्जी लेवल पे डिपेंड करेगा। लेवल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं तो इनका डिफरेंस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो फोटोन एनर्जी लेवल की वजह से ही तो आया है। चलो, तो बेसिकली डिके कुछ इस तरह होगा। तो हमने जो डिके देखे, एक देखा हमने अल्फा डिके, एक बीटा डिके, और एक गामा डिके जनरली हमेशा होगा। ये समझ में आया? हाँ सर। गामा डिके तो क्या, एस्ट्रिक से मास ए में लेस बना, तो एक्साइटेड से ए में आया तो गामा निकला। हाँ और इन सब में एक्साइटेशन की पॉसिबिलिटी हमेशा है। बिल्कुल। तो जनरली हर न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा डिके तो होता ही है, कम या ज्यादा कुछ ना कुछ सर तो जो होता ही है। गामा रेज होती है वो बहुत ही हल्की होती है ना, हल्की? मतलब हल्की क्या होता है? बहुत ही मासलेस। अब फोटॉन्स तो मासलेस ही होते हैं ना, एनर्जी होती है फोटोन के पास, तो एनर्जी और मोमेंटम होता है ना। अच्छा सर जो गामा अल्फा रेज, फोटॉन्स हैं, सर ये अल्फा भी फोटोन पार्टिकल हैं, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं, गामा फोटोन है। तो अल्फा डिके में था कि हमारा क्या टूटा, ए हमने तोड़ा बी में, और इसके साथ आया अल्फा। प्रैक्टिकली बी एक्साइटेड होता है, इससे बी में आया। ठीक है, तो यहां से निकला गामा। इक्वेशन समझ में आ गई? यस सर सर। पता है कि अल्फा निकलेगा, जैसे कि कोई भी कन्वर्जन होता हो, तो जैसे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा हो लिथियम में, तो पता चलेगा वो गामा। तुम्हें याद नहीं रखना, वो याद नहीं रखना। तो पता कैसे पड़ेगा सर क्या निकलेगा? नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्यों टेंशन ले? अच्छा वो नहीं है, याद रखना, क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके। हाँ, ये समझ में आया? हाँ तो सर। अगर हम जो क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं वो इस प्रोसेस की क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं, और क्यू वैल्यू कैसे निकाली? मास ऑफ ए न्यूक्लियस मास ऑफ बी न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सी स्क्वायर। ये न्यूक्लियस के मासेस हैं। या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ये हमारी क्यू वैल्यू आ गई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोल वैसे इसमें कट जाता है, तो हर जगह हम एटॉमिक मासेस लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा लिख लिया करो, कटना होगा कट जाएगा, नहीं कटना होगा नहीं कटा होगा कटेगा। ठीक है, सर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी एस्ट्रिक और बी की अलग अलग होगी? नहीं, बी एस्ट्रिक और बी, अरे ये तो हमने इसकी बात की है। ये मैं जनरली पूछ रहा था कि मतलब एक्साइटेड स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी और सिंपल की बाइंडिंग अलग होगी, अलग होगी। हमने जो लिया है वो किसकी ली है? बी की ली है। मतलब हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो इसका निकाल रहे हैं, इसीलिए तो गामा इसमें शामिल हो गया। गामा इसमें शामिल हो गया? इसमें हाँ। मास में तो नहीं होगा, एनर्जी में कहाँ हुआ? अरे फाइनल प्रोडक्ट तो बी है ना, फाइनल प्रोडक्ट तो बी है, मतलब गामा भी निकल चुका है। लो, हाँ, अरे वो यार, तो इंटरमीडिएट पोजीशन। लो, एक्चुअली तो ये है ना। हाँ, बस वही डाउट आ रहा था, मुझे बस वो लगा तो बी बीच में एस्ट्रिक। बताया कि बी एक्साइट हुआ है, फिर गामा निकला है। जी सर, चलिए। ठीक है, मतलब ये बताया कि मोमेंटम कंजर्वेशन करते समय हमने फोटोन का मोमेंटम क्यों नहीं लिया, क्योंकि बीच में जब मोमेंटम कंजर्व हुआ था उस समय सिर्फ ये दो ही थे। कुछ देर बाद गामा निकला जब ये काइनेटिक एनर्जी ले चुके थे तब। ओके, ये एक्सप्लेनेशन। गामा की एनर्जी आपने बहुत इसमें ज्यादा होती होगी फिर तो। हाँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की।
तो इसका है ही फिर गामा हाई एनर्जेटिक रेज। तो फिर अपन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज करते हैं वो फिर रिएक्टर्स नहीं रिएक्टर के फटने के चांसेस नहीं होते? क्यों? गामा रेज एब्जॉर्ब कर लेते, उन्हीं गामा रेज को यूज भी कर लेते हैं ना। नहीं, आपने जैसे बोला था एक मिनट जरा ये समझाओ, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है वही तो गामा रेज हैं, वही तो हम यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हीं गामा मतलब रेज को मैं तो हम यूज जनरल कर कह रहा रहे हूँ, हैं। मैं जनरल कह रहा हूँ कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो रिएक्शन होते हैं वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी रिलीज करते हैं, तो न्यूक्लियर हाई रिएक्टर्स एनर्जी को तो हम यूज करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, नहीं तो बाकी चीजों पे इफेक्ट कन्वर्ट नहीं डालती? किसको? गामा रेज की एनर्जी को? नहीं, इफेक्ट मत, जैसे कि जिस चीज में वो रिएक्शन हो रही है अरे गामा रेज के कई कॉलिजन कराओगे एनर्जी लूज होगी कॉलिजन पे। आखिरकार पार्टिकल नेचर है गामा भी, अच्छा, वो फोटोन ही। टाइम से हो गया, मतलब थोड़ा हाँ, टाइम डिले उसको हो गया। गामा रेज को पास कराओ किसी से, वो गर्म हो जाएगा, उस हीट को यूज कर लो। मतलब बुकलेट में लिखा था थोड़ी सी लेट ये की बताओ, एक सेंटीमीटर। मिनट चलो समझाता हूँ। सन के अंदर क्या हो रहा है? अंदर जब इंजन फिजन एंड फ्यूजन दोनों हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। हाँ तो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकल रही है, हाँ तो फोटॉन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हैं। हाँ लेकिन जरा देखो, सन के ऊपर से जब हमने 5000 केल्विन से जब हमने निकाला था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, तो लैम्डा हमारा 5000 एंगस्ट्रॉन के करीबन आया था, याद करो। हाँ, ये विजिबल लाइट हाँ। और इसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन समझ गए मैं क्या कहने वाला हूं कि यहां से निकल तो गामा रेज रहे हैं, तो हमें गामा ही क्यों नहीं मिलते? हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों ले रहा है? कोलिजन की लॉस हो रहा है। क्योंकि ये निकलते निकलते प्लाज्मा से इतनी बार कोलाइड कर गए कि ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बाहर निकलते निकलते फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बची। गैस की वेलोसिटी टाइप का कुछ हो गया। समझ गए? तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो लॉस है, ये बाकी सन को गर्म किए हुए है। फ्यूजन तो उसके कोर में चालू है, फ्यूजन यहाँ है। सर जी अर्थ पे आती है तब भी इतनी रहती है। अब किससे कोलिजन हो रहा है? अब तो वैक्यूम है। यस। तो जो इंजन चालू है वो इधर है, सरफेस पे नहीं है प्रोसेस, कोर पे प्रोसेस हो रही है। लेकिन कोर से बाहर निकलने पे गामा टकराता जा रहा है, तो पूरे सन को वो गर्म किए हुए है। ओके, अब आया समझ में कुछ? हाँ सर। अंदर की चीज पूरी को गर्म किया मतलब एक तरीके से। हाँ, यहाँ से पूरे में जा रहा है और पूरे सन का टेम्परेचर वो मेंटेन किए हुए है। तो एक बार बम्बार्ड करके पूरा फट जाएगा तो न्यूक्लियस सब जगह फैल नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। हाफ लाइफ फिर 0 नहीं होगी उसकी। हाँ वही, फिर हाफ लाइफ की मीनिंग क्या है? समझ आया। और यूरेनियम की हाफ लाइफ तो मिलियन ईयर्स में है ना। हाँ वो पक्का समझ गया ये कॉन्सेप्ट? यस सर। तो यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गामा रेज निकल रही थी, बन गई विजिबल, तो जो लॉस हुआ वो इसने गर्म करने में यूज किया, हम कहीं और यूज कर सकते हैं। सर इसमें आपने डायरेक्ट हीट ना निकलने का रीजन क्या दिया था? अरे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हीट नहीं कहते, हीट फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंफ्रारेड। सर तो सन के पास गर्मी ज्यादा रहती है। ठीक है, हाँ। हीट मतलब इंफ्रारेड। हाँ सर, हाँ। तो होगी नहीं सन के पास गर्मी ज्यादा। एनर्जी लूज क्यों हो गया एक तरीके से? क्या? प्लाज्मा से टकराती है ना, तभी आपने बोला था कि एनर्जी लूज आती है। टकराती इसीलिए प्लाज्मा बन जाता है, ऐसे कहो। प्लाज्मा क्या होता है वैसे? प्लाज्मा मतलब स्टेट है, जैसे लिक्विड सॉलिड गैस है ना, वैसी स्टेट है। मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर कोई लिक्विड को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे कर दिया जाए, तो लिक्विड के एटॉमिक फॉर्म में ना हो के आयोनिक फॉर्म में रहता है, वो चीजें आयोनिक फॉर्म में होती हैं। इसी की वजह से ट्यूबलाइट टेम्परेचर की हर चीज आयन है, और आयंस ऐसे हैं फ्री टू फ्लो है, तो लिक्विड की तरह फ्लो कर सकता है। लेकिन आप प्लाज्मा को किसी के अंदर कैद नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके अंदर रखोगे आयंस होने की वजह से पूरे को रिएक्ट कर देगा, निपटा देगा वो। ओके, है ना? इसीलिए प्लाज्मा स्टोर करने का तरीका है मैग्नेटिक फील्ड। हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको लेविटेट करा देते हैं प्लाज्मा को। आयंस जो पढ़ा था पहले। हाँ वही। चलो, प्लाज्मा स्टेट मतलब समझ गए, जहां आयंस के फॉर्म में है चीजें। हाई टेम्परेचर पे है, लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन लिक्विड नहीं है क्योंकि आयंस है उसमें। जी।
चलो, सर प्लाज्मा और ये कोई सन बूंद का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा नहीं वो नहीं कि करते, उसको नहीं। आखिरकार ये विजिबल लाइट क्यों आई। सन तो न्यूक्लियर डिके कर रहा है, तो गामा रेज आनी चाहिए। ये बहुत ही जेन्युइन डाउट है कि सन से गामा रेज आनी चाहिए, लेकिन ये वाली रेज क्यों आ रही है? क्योंकि सन पे जो रिएक्शन है वो सरफेस पे नहीं हो रही है। सरफेस पे हो रही होती तो सेम गामा फोटॉन्स हम तक आ जाते, वो रिएक्शन हो रही है यहां से। लेकिन होता क्या है कि जितने ये यहां आते हैं, कुछ इतने लकी होते हैं इनमें फोटॉन्स कि वो फिर भी बच के निकल जाते हैं और हाई एनर्जी फोटॉन्स बाहर निकल आते हैं कभी कभी। वही कॉस्मिक रेज है। ओके सर एक वही चीज कॉस्मिक पूछनी रेज थी। है जो जिनकी एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होती है। मतलब गामा बराबर तो नहीं, लेकिन काफी हाई होती है, जो हम तक पहुंच जाएंगी तो हमारे लिए खतरनाक होंगी, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेती है पहले। सर जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर पढ़ा था, तो सर उसमें सबसे ज्यादा फिर कॉस्मिक रेज की हो जाएगी ना? नहीं, गामा रेज गामा से कम है, कॉस्मिक विजिबल से काफी ज्यादा है। सर, हमने बढ़ कैसे कॉस्मिक को जाएगी? ज्यादा पढ़ा है, कॉस्मिक ज्यादा होती है गामा से। हाँ अरे, सर। वो गामा रेज जो हम यूज कर रहे हैं हमारे इधर, हम यूज कर रहे हैं कौन सी? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वन, हाँ क्या हाँ, और इतनी कम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ज्यादा हो गया। 0.1 एंगस्ट्रॉन से छोटे को हम गामा कह देते हैं। इसकी इसी एनर्जी ऑर्डर मान लो मतलब 1 इसको मेगा एक्सरेज ही इलेक्ट्रॉन मान वोल्ट। लेता, एक्सरेज हो रहा एक्सरे से भी पावरफुल। लेकिन यहाँ जो निकल रही है हाइड्रोजन से, कितना निकल रहा है? 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रहा है। ओके। सर यही जो प्रोसेस कोर में हो रही है सन के, अगर ये अभी आपने बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह के कोर में होती है, तो उसे अपन फील्ड अप्लाई करके उसे सरफेस तक ले आते हैं। नहीं ले आते, हम नहीं लाते। हम क्यों लाएंगे? हमें क्यों लाना है उसको? ये कब बोला? मैंने तो कहा प्लाज्मा को पकड़ के रखना है, तो हम कंटेनर में नहीं पकड़ सकते, बस ये कहा था। तो ऐसे तो फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में से तो हमें निकलता क्यों है ना पकड़ ये। के रखना है उसमें? उसको जो निकलता जाएगा उसको यूज करते जाएंगे, हम स्टोर थोड़ी करते हैं उसमें। एनर्जी निकलेगी तुरंत हम यूज कर लेंगे उस एनर्जी को। स्टोर नहीं करते हैं हम, हमें जो एनर्जी निकली तुरंत यूज करनी है। सर जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है उनके पास लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम क्यों? ना के बराबर है, स्पिन है बस उसके अंदर। ऐसे कभी आएगा पूछा जाएगा तो स्पिन बस, एंगुलर मोमेंटम। मोशन तो अलाउड ही नहीं है ना ट्रांसलेटरी। चलो ये आ गया समझ में। क्यू वैल्यू ये है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अगर निकालते तो Q माइनस E, ठीक है। और कितना? मास ऑफ B अपॉन मास ऑफ B प्लस मास ऑफ अल्फा। और यही टर्म कितना बन गया? Q माइनस E, मास ऑफ B A माइनस -4। मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। एक मिनट कर दिया। चलो आ गया समझ में। और ये पता कैसे चला E कैसे है, वो मैंने इंटरेस्टिंग तरीका बताया था कि ये पता ऐसे चला कि जब हम इस अल्फा पार्टिकल को इसमें ले गए मैग्नेटिक फील्ड में, अल्फा बीम को, डिस्क्रीट आए, ठीक है, तो A कैसे आया, A कैसे आया, A कैसे आया, और ये कुछ पर्टिकुलर ही आया। यस सर। और अगर इस E का रोल नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कांस्टेंट निकलती। सोचो, ये चीज तो कांस्टेंट है। यस सर। तो रेडियस R 2m ke बाय BQ, ये भी कांस्टेंट आती। तो एक पर्टिकुलर रेडियस आती, लेकिन रेडियस का एक इंटरवल आया, जिससे ये समझ में आया कि ये टर्म वेरिएबल है काइनेटिक एनर्जी। कुछ इसका क्वांटाइजेशन मतलब यही टर्म वेरिएबल है। और कैलकुलेशन से जो अपर लिमिट निकाली वो ये आई Q टाइम्स ये वाला, ये अपर लिमिट से कैलकुलेशन आए, तो जिससे ये समझ में आया पूरी एनर्जी आ गई, मतलब कुछ एनर्जी कहीं खर्च हो रही है। और चूंकि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था, तो इससे ये पता चला कि वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट रहे होंगे इसके अंदर। इससे एनर्जी लेवल पता चले थे कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते ही होंगे। ठीक, तो स्पेक्ट्रम इसका आया था डिस्क्रीट। ठीक है। अब बीटा पार्टिकल हमारा क्या है? ए से हम बी में गए, प्लस Continuous. बीटा पार्टिकल निकला,
कुछ नहीं लिखा है तो बीटा मतलब बीटा माइनस है, बीटा माइनस, कुछ नहीं लिखा है तो बीटा हमारा क्या बना 0 सॉरी -1 0। लेकिन इस दौरान एक प्रोटॉन बढ़ गया है। जैसे प्रोटॉन ऐसे बढ़ते हैं तो उनका वो चार्ज बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ते होंगे फिर। अरे पिछले ही डाउट हो गया पिछली क्लास का, हमें एटम को कंसिडर नहीं करना है, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। यस। तो ये मान लो ना बी पॉजिटिव है, ये ठीक है। चलो अब आया -1 बीटा, लेकिन इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी पैदा होगा और एंटी न्यूट्रिनो के पास दोनों 0 हैं जी। तो दरअसल अंदर प्रोसेस ये रही होगी। हाँ, ये कैसे पता चला, ये भी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे पता चला कि कुछ निकला ही होगा, ये भी बताता हूं। मान लो प्रोसेस ये होती तो क्यू वैल्यू होती इसकी, वही निकाल लेते हैं हम, मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सी स्क्वायर, ये आती क्यू वैल्यू। हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा इज अप्रोक्सीमेटली क्यू वैल्यू, क्योंकि मास ऑफ बीटा तो काफी कम है, बहुत छोटा है। तो अब इससे ये पता चला कि इससे अगर हम स्पेक्ट्रम बनाते तो एक यूनिक स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन चूंकि अल्फा पार्टिकल से हम ये पता कर चुके हैं कि एनर्जी लेवल होते हैं, तो ये जो हम बना रहे हैं ये ऐसा ना हो कि कायदे से Q माइनस ई होना चाहिए। तो अगर हम बीटा पार्टिकल भेजते तो ये कुछ ऐसे 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 स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट बनना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया तो बड़ा ही शॉकिंग रिजल्ट मिला कि ये निकला तो स्पेक्ट्रम है लेकिन वो कंटिन्यूअस निकला, ये ऐसा निकला, मतलब बीच में ऐसे नहीं आए डिस्क्रीट, और ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम कह दें ई कंटिन्यूअस है, अगर ई कंटिन्यूअस कहते तो ये कंट्राडिक्ट कर जाता। तो ऑप्शन क्या चूज किया कि ये नहीं, शायद कोई और पार्टिकल भी निकल रहा होगा। तो दरअसल वो मोमेंटम फिर से दो चीजों में बढ़ जा रहा है। तो जो डिस्क्रीट एनर्जी निकली फिर दो हिस्सों में बटेगी, फिर बटेगी तो अब की बार ये, क्योंकि ये जो रेशो वाला फॉर्मूला तो तभी ट्रू है ना जब दो में इनवर्स रेशो में बांट रहे हो। अगर 3 निकल जाए तो फिर तो काफी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। बिल्कुल। तो अब इन्होंने कहा कि एक तीसरा पार्टिकल और निकला है, कौन सा, न्यूट्रॉन। और अब ये इक्वेशन सही है। तो अब हमें ये नहीं पता कि वो एनर्जी किस में जाएगी, तो कुछ पार्ट न्यूट्रिनो ले जाएगा, कुछ बीटा ले जाएगा, कुछ एक्साइटेशन में चली जाएगी, टोटल वैल्यू ये। और फिर बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए डिटेक्ट करने को, तो सक्सेसफुली डिटेक्ट किया एक नया पार्टिकल। ये डिस्क्रीट को दोनों शेयर कर पा रहे हैं इसलिए कंटिन्यूअस आई ना। हाँ बिल्कुल, डिस्क्रीट को फिर तोड़ दिया उनने दो में। और वो किसी भी ऑर्डर में तोड़ सकते थे, क्योंकि अब तो 3-3 पार्टिकल है मोमेंटम लेने के लिए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए। तो बीटा स्पेक्ट्रम आया हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये फोटोन के फॉर्म में एमिट होता होगा? नहीं, तो फिर इसलिए फोटोन जैसा ही है, ये दिखने में फोटोन जैसा ही है, ये बिल्कुल फोटोन जैसा ही है, इसकी स्पीड भी सी होती है। ये 2011-12 में ही पता चला है कि स्पीड इसकी सी होती है। सर पहले लगता था कि बहुत ही ज्यादा स्पीड होती है सी के क्लोज, लेकिन 2012 में एक्सपेरिमेंट हुए जिससे सक्सेसफुली ये बताया कि इसकी स्पीड सी ही है। फोटोन जैसी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर नहीं बना है, ये ई और बी का कॉम्बिनेशन नहीं। वो ऐसे किया, अगर ई और बी का कॉम्बिनेशन होता तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इसको डिफ्लेक्ट कर पाते, लेकिन ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था किसी से। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि जो हमारी ईएम वेव्स होती हैं उसमें भी कर जाता है ना उसके साथ मैग्नेटिक। ये बताओ इफेक्ट कट नहीं जाता है ई और बी वेव्स का? रुक जाओ, अगर ये नहीं करता तो रे मुड़ती क्यों? अगर रे मुड़ी है, मुड़ी क्यों है? इसकी परमिएबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी की वजह से। ये क्या फैक्टर है? मैग्नेटिक रिस्पांस, इलेक्ट्रिक रिस्पांस। सही है। तो इसका मतलब मीडियम का और ये रिस्पांस क्या है, इनके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट मीडियम का फील्ड असर डाल दे रहा है तो एक्सटर्नल असर तो डाल ही देगा ना, एक्सटर्नल फील्ड। जी सर, चलो। वैसे अगर हम किसी ईएम वेव्स को सिंपली अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं आती ना? अरे यार तुम लोगों ने देखा नहीं कि कभी इंटरफेरेंस आ रहा है, जैसे साउंड सिग्नल आ रहे हैं और अचानक से कहीं मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए तो सिग्नल डिस्टॉर्ट होने लगता है। होता है ऐसा, जैसे ओके सर। मोबाइल के बगल में सिग्नल आ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मोबाइल के बगल में जोर से हिलाते रहो, तो सिग्नल कंप्यूटर ही इंटरफेयर हिल गया करने था, लगेगा। वो वाला दिखाया तो था। दिखाया था मैंने। हाँ, वो सर कंप्यूटर की दिखाया था। स्क्रीन पे दिखाया तो था। खराब हो गई थी, कंप्यूटर पूरी खराब मैग्नेट हो लेके गया था तो। नहीं यार, अरे यार, वो वो था कैथोड रे उसमें ट्यूब था। उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, हाँ उसमें हाँ। इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव कर रहे थे, तो चार्ज तो डिफ्लेक्ट हो ही रहे ना। हाँ। ईएम वेव्स भी डिफ्लेक्ट होती हैं। ओके अच्छा सर। ऐसा। ठीक है? जी। और गामा रेज में तो कुछ समझने का है नहीं, क्योंकि गामा रेज तो इस एक्साइटेड से ए में जा रही हैं, तो गामा रेज की एनर्जी जो ई है वही है, तो जो क्यू वैल्यू है इवेंचुअली पूरी की पूरी गामा रेज में चली जाएगी। यहाँ पे जो आपने काइनेटिक ऑफ अल्फा लिखा, वहाँ पे मासेस ऑफ न्यूक्लिया आना चाहिए था ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है एटम के हैं कि न्यूक्लियस के हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कितना सा असर आएगा हाँ रेशो, वही थोड़ा सा फर्क है। इसीलिए हम एटॉमिक मास ही ले लेते हैं। वैसे हम ऊपर जो जरा देखो यहाँ हाँ ए लिखा है, हाँ सर। तो ए क्या है हमारा, नंबर ऑफ मास। न्यूक्लियॉन्स, हाँ तो न्यूक्लियर मास ही है। लेकिन सर, खास बात यह है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर तो थे नहीं जो हम डायरेक्ट ए लिख दिए, हाँ सर वही है। लेकिन रेशो में एरर लगभग कुछ आनी नहीं है ज्यादा, इसीलिए हमने सेम मान लिया। सर बीटा डीके में भी गामा रेज निकलेंगी? बिल्कुल, सब में निकलेंगी। मास ऑफ प्रोटॉन ये एंड ई न्यूट्रॉन कभी ना कभी तो गामा में जाएगा ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा, एनर्जी ऑफ गामा इज इक्वल टू क्यू। ये वही है गामा जो बी एक्साइटेड से बी में जाता तब निकलती। ठीक है सर बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज है, एग्जैक्टली तो सेम। सर बीटा पार्टिकल फिर नाम ही क्यों दिया अपन ने? अरे पहले नाम दे दिया था, ऐसा पता नहीं था ना कि ये इलेक्ट्रॉन ही है, न्यूक्लियस के अंदर से कुछ निकल रहा है, तो लग रहा था किसको पता न्यूक्लियस पहले के अंदर से अल्फा इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ था, से निकल गया। सही बात है। वो तो एटॉमिक वाली चीज लगती थी इलेक्ट्रॉन, फिर पता चला ये तो एग्जैक्टली सेम है। अरे प्रोटॉन को ही फंडामेंटल मान लिया था, क्या पता था कि प्रोटॉन कभी टूट जाएगा न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, या न्यूट्रॉन टूट जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। सर मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर से कहाँ बोल रहे हैं आपने? ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूँ अगर देखना हो बाद में तो। सर आपने बीटा को न्यूक्लियस के अंदर से क्यों बोला? अरे अब न्यूट्रॉन कहाँ है, बीटा न्यूक्लियस के अंदर ही तो है। हाँ नहीं वो लेकिन कंबाइन होके फिर बीटा बना है ना, ऐसा थोड़ी था कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंबाइन था। होके, अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ो, हाँ अब तो बीटा प्लस आया। अच्छा हाँ। ये और न्यूट्रॉन टूटता, और अगर न्यूट्रॉन टूटता हाँ तो क्या बनता, 1 ये हाँ इसमें एंटी न्यूट्रिनो इसमें न्यूट्रिनो निकलता, ये होती दो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इट कैन अकर आउटसाइड न्यूक्लियस, और ये फ्रीली, इट कैन फ्रीली अकर आउटसाइड न्यूक्लियस। और इवन इसका टी हाफ भी हमने बताया कितना, 15 मिनट है। लेकिन ये जो रिएक्शन इट कांट अकर फ्रीली, कोई बता सकता है क्यों? That's why protons are stable. क्योंकि अगर ये हो गया तो न्यूट्रॉन फर्दर फिर से डिके हो जाएगा। न्यूट्रॉन तो हम अनस्टेबल प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए बेहतर है मास देख लो किस तरफ ज्यादा है। मास देखिए, इसमें मास कंजर्वेशन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जो भी एनर्जी होगी प्रोडक्ट का मास जरा देखो ना, पहले वाले में न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है। इलेक्ट्रॉन भी तो ये प्रोसेस नहीं, इलेक्ट्रॉन का मिला लो तो भी कम है। इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 होता है लगभग। नहीं मतलब एएमयू में तुम ले भी लो 1/1800 एएमयू, तो इस वाले केस में डेल्टा एम पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एम मतलब नेगेटिव या जो भी कहो, डेल्टा क्यू लिख देता हूं। इसकी क्यू वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव है। सोचो
सही है। देखो sir. प्रोटॉन से बड़ा वैसे ही न्यूट्रॉन है, ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो सेकंड प्रोसेस एनर्जेटिकली फीजिबल नहीं है ना, हमें देनी पड़ेगी। हाँ तो सेकंड प्रोसेस अगर करानी है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ और इस ऑर्डर की एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर ही दी जा सकती है। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ना आसान नहीं है, इतनी ज्यादा एनर्जी के लिए हाई एनर्जी गामा रेज चाहिए हमें, और वो प्रैक्टिकली न्यूक्लियस के अंदर ही कर पाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, लेकिन न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली डिसइंटीग्रेट हो सकता है फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 15 मिनट। यस सर। है ना सर? तभी हम फ्री न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी 0 लेते हैं ना? बाइंडिंग एनर्जी तो सभी फ्री की 0 है। हाँ सर जो भी आप मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग कह रहे थे, वो सर आप एमयू की टर्म में कह रहे थे ना? एम और किसी भी यूनिट मान लो अलग अलग हैं तो अलग अलग ही होंगे ना हमेशा, सर यूनिट से ज्यादा क्या फर्क अलग पड़ता है? नहीं है सर, हाँ? थोड़ी सी अलग अलग है। अरे तो थोड़ा सा ही वो अंतर काफी है ना, उधर तो इलेक्ट्रॉन तो और छोटा है ना, यस जैसे सर। ये 1.008 है, ये 1.007 है, तो डिफरेंस 0.001 का है, 1/1000 का है, लेकिन इसका मास 1/1800 है, यस सर, 0.005 तो डिफरेंस अब भी ज्यादा है, इसलिए वो एनर्जी आई है। हाँ सर, अब भी ज्यादा है। सोचो, एग्जैक्ट वैल्यूज देखोगे निकालोगे तो भी समझ में आ जाएगा। चलो, ये आ गया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में कि प्रोटॉन स्टेबल कैसे है और न्यूट्रॉन स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रेक हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस हो ही नहीं सकती, नीचे वाली हो सकती है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और इतनी एनर्जी जनरली न्यूक्लियस के अंदर ही दे पाते हैं। सर ऐसे भी सोच सकते हैं प्रोटॉन का मास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड गया तो मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ सर, अदरवाइज थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ही गलत हो जाएगा ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन का। सेकंड लॉ तो दूर की बात है, फर्स्ट लॉ ही गलत हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अपडेट कर लेना नोट्स में। सर बाहर प्रैक्टिकली वैसे इतना पॉसिबल होता है करना? होता है ना, हाई एनर्जी गामा पार्टिकल हिट कर दो खूब जोर से। अरे ये तो पॉसिबल है, वो नहीं है तो ये तो पॉसिबल है, ये तो कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले कि इन दो का मिला के भी मास कम है, तो अभी एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनमें इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी दे देते हैं, इसको भी काइनेटिक एनर्जी देते हैं, इसको भी काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो जो डिफरेंस होगा ना इनका, वो काइनेटिक एनर्जी कंपेंसेट करेगी। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और हाई एनर्जी प्रोटॉन आपस में टकराएंगे, तब जाके न्यूट्रॉन बनेगा और फिर ये न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है जी सर। जी। और लास्ट केस था अपना कि अगर किसी चीज की क्यू वैल्यू नेगेटिव हो गई, दैट मींस एनर्जी इज टू बी सप्लाइड, तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, और सप्लाई करने के हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला फोटोन, दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? तो ये कुछ ऐसे समझ लो कि ए से बी में जा रहा है और सी में टूट रहा है, ठीक है, और ये था 10, ये था 20, और ये था मान लो 6, 12, 4, 8, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी थी 6, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी थी 7, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 5। अब हम जरा इसकी क्यू वैल्यू निकालें। 84 क्यू वैल्यू इसकी तो पॉजिटिव निकल आएगी, मुझे नेगेटिव चाहिए सर, इधर 5 करता हूं, इधर 7 करता हूं। सर वो एटॉमिक मास 80 है ना सी का? 8 पागल 8। हाँ, ये कैसे समझ में आ गया मुझे नेगेटिव आएगा? 5 और 7 का एवरेज इनके बीच में आएगा, मिड पॉइंट पे आता अगर ये दो बराबर होते, 5 की तरफ होगा, लेकिन ये 12 ज्यादा है तो इसकी तरफ खिसकेगा। हाँ, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये सब तो आप एवरेज भी ले सकते थे 5 और 7 का, तो इसकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखते तो लिखते 12 × 5
8 × 7/20। ये समझ में आया? क्लियर? और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6 है। अब ये कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कि हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेक करें या बाइंडिंग एनर्जी चेक करें। एक ही बात है, क्योंकि इस 6 को 120/6 लिख सकते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बाय टोटल न्यूक्लियस। और यहाँ 12 का 5 गुना 60 और 56 117। उसे 120/20 लिखेंगे। कुछ गलत लिखा है आपने। 120/20/6 लिखा है। ओके 20 लिखना था। 20। अब जरा देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ये 20 तो कट ही जाएगा ना। हाँ सर। चाहे पर न्यूक्लियन चेक करो चाहे बाइंडिंग एनर्जी चेक करो, बात तो एक ही है ना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन कंजर्व्ड है, यही तो लॉ है। अब आया समझ में? कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे थे जो। यस सर। सर तो इसमें ही अगर A+2B+C होता तो भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता उससे? वो फिर एवरेज निकालोगे तो डिनोमिनेटर में तो सेम ही वैल्यू आएगी ना। हाँ वही। न्यूमरेटर में तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालनी पड़ेगी ना। इसीलिए हम पर न्यूक्लियन ना निकाल के टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल देते हैं। क्यों जबरदस्ती एवरेज निकालें? तो इसका 120 है, इसका 117 है, तो Q वैल्यू आई -3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। इसका मतलब हमें 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो एनर्जी हम किससे प्रोवाइड करेंगे? फोटोन से। और शायद समझ गए होंगे, फोटोन विल बी रफली 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, विल बी हैविंग रफली दिस। क्यों? क्योंकि फोटोन का मास काफी कम है, और काफी कम मास है तो रफली ये पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। ये चला? अच्छा सर, हमें फोटोन एक बार में 3 का लेना पड़ेगा कि 2 एक बार एक इंस्टॉलमेंट में एक ही जाएगा। फोटोन है, या तो पूरा एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। 2 फोटोन नहीं हो सकते? नहीं, एक ही फोटोन आएगा 3 मेगा। एक एटम से एक ही फोटोन तो टकराएगा। टकराने को 2 भी टकरा सकते हैं? नहीं टकरा सकते, एक साथ 2 नहीं टकरा सकते। ओके सर। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ओके सर। एक बार में एक ही कोलिजन होगा, तो 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देना पड़ेगा। ये समझ में आया? 3। ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं। अब जरा देखो प्लस क्यों दिया, मतलब थोड़ा सा ज्यादा क्यों दिया? अब इसमें समझ में आ जाएगा तुम्हें ज्यादा क्यों दिया। अब मैं ये मान लेते हैं 5 10, इसको 5 11 बनाना चाह रहा हूं। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, दिल पे मत लेना कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ये लिया तो इसने न्यूट्रॉन सीधा एब्जॉर्ब हो गया, B बन गया। अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मान लिया 6 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मान लिया 5.8 है ना। इसकी कितनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? 6। लेकिन यहां क्या है, जब फ्री पार्टिकल आ जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी अनडिफाइंड है एक तरीके से, तो आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी ही चेक करनी पड़ेगी फीजिबिलिटी के लिए। तो यहां बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 11 का 5.6, 66 माइनस 2.2 55, 66 माइनस 2.2 तो 63 माइनस 0.8। ये आ गई। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 60। ठीक है, तो ये तो वैसे ही ज्यादा निकल आई, ज्यादा निकली। इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। जरा देखो डेटा में कम था, क्योंकि दिक्कत थी कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 थी। तो शायद इन दोनों का जब हमने एवरेज निकाला, वो एवरेज इससे नीचे आ गया होगा। बहुत ज्यादा। ये सोच पाए कि आप सिर्फ 6 और 5.8 को कंपेयर कर रहे हो, इसकी तो बाइंडिंग एनर्जी 0 देखी नहीं, तो 6 और 0 का एवरेज निकालना पड़ेगा। और 6 और 0 का एवरेज 6 × 10 प्लस 0 × 1/11, 60/11 आएगा। हाँ। और ये कम आ गया होगा 5.8 से। ठीक है, इसीलिए हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। लेकिन यहां तो हमें एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, तो मुझे डेटा चेंज करना पड़ेगा। तो कौन दिमाग लगाए, 5 ही ले लेता हूं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका 55 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 0।
0 + 60 60 है। हाँ तो Q वैल्यू -5 है। हाँ सर। अब हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि न्यूट्रॉन मूव्स विथ काइनेटिक एनर्जी समथिंग, ठीक है, टू प्रोसीड रिएक्शन। तो क्या करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन देख के लगता है शुड बी मोर देन और इक्वल टू 5, लेकिन दिक्कत क्या है कि कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर करोगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तो पूरी ट्रांसफर नहीं होती, पूरी नहीं होगी, मोमेंटम कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इनटू रिड्यूस बड़ा मास। M 11 हाँ आया समझ में? हाँ एंड दिस शुड बी मोर देन और इक्वल टू 5। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी मोर देन और इक्वल टू 5.5। मतलब चाहिए थी 5, हमें कुछ ज्यादा देनी पड़ी, मतलब पार्ट ऑफ एनर्जी बची रही मोमेंटम बनाए रखने के लिए। अब कुछ आया समझ में क्या कह रहा हूं? जी सर। हाँ सर। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब हम कोलिजन में फोटोन से ट्रांसफर करते हैं तो इसका लफड़ा नहीं होता, क्योंकि फोटोन के केस में रिड्यूस मास बराबर आता है और ये रफली पूरा आ जाता है। इसीलिए मैंने 3 से स्लाइटली प्लस लिखा, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम 3 मान सकते हैं अगर फोटोन दिया है, लेकिन फोटोन की जगह कोई और पार्टिकल है जिसका मास कंपेरेबल है इससे, तो आपको फिर क्या देखना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी इसके पास है और उसका कितना फ्रैक्शन हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और वो चीज रिक्वायर्ड एनर्जी की से बड़ी होनी। याद करो एटॉमिक कोलिजन में ठीक यही तो किया था। जी सर। यस सर। जब फोटोन टकरा रहे थे तो एग्जैक्ट एनर्जी आ जा रही थी, इवन इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे थे एटम पे तब भी हमने वही मान ली थी। लेकिन जब न्यूट्रॉन हिट कर रहे थे या 2 एटम हिट कर रहे थे तो हमें रिड्यूस मास सोचना पड़ा था। यस सर। आखिरकार समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट? जी सर। पिछली हाँ चीजें सर। लिंक हो गई होंगी। हाँ सर। बहुत जोर से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या होगा इफेक्ट? स्टोइकोमेट्रिक क्या है ये? अरे मतलब A के साथ अगर 2B + C में टूट रहा होता या फिर 2A होता पहले ऐसे से। क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां 2 ही पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये हम निकाल पाते हैं सिर्फ 2 पार्टिकल के लिए। अभी आपने बोला ना, अभी आपने बोला कि 2B होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस BE/A पर। कब बोला मैंने 2B होता तो B? वो जब आप फोटोन समझा रहे थे तब। 2B होता? अरे A से B + C टूट रहा है ना। ये 2B मैंने कब बोला? मैंने ये बोला कि यहाँ क्या रिएक्टेंट है, यहाँ क्या प्रोडक्ट है, इससे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो चाहे बाइंडिंग एनर्जी निकालो चाहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालो, वो हमेशा प्रोडक्ट की ज्यादा आएगी। ये बोलिए। हाँ। ये जो आपने लिखा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लूज हो सकती है कोलिजन में, वो है ना? ऑब्वियसली ये तो बेस्ट केस है, इससे ज्यादा देनी पड़ेगी हमें। वैसे भी कम ही होगा, मतलब इतनी दोगे तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन होगा, इससे ज्यादा दोगे तो पार्शियली इलास्टिक होगा। हाँ प्रैक्टिकली नहीं होगा। ओके ठीक है। और अगर इससे कम हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग वो हो जाएगा फिर। इवन इसमें भी 3 से कम हो गई, इसमें 5.5 से कम हो गई, तो इट विल बी जस्ट एन इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन। मतलब जिसमें कुछ नहीं होगा, बस स्कैटर कर जाएंगे टकरा के। हाँ सर बस वो हो जाएगा। ये एक्साइट नहीं करा सकता? तो एक्साइट का तो डेटा ही नहीं दिया ना। नहीं, वैसे करा सकता है ना। तो हमें क्या पता, अगर उसके लिए डेटा दिया होगा ना कि एक्साइटेड होगा तो करा सकता है बिल्कुल। हाँ उसके एनर्जी डिफरेंस से मैच कर लिया तो। सर ये आपने 3 MeV+ इसलिए मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन सोच के लिखा है थोड़ा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में आए तो 3 ही लिख देना जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, और एक्चुअली आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट थी एडवांस के हिसाब से। मेंस में तो ये सब नहीं पूछा जाता, KVPY में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। पक्का समझ में आ गया? पिछली क्लास का कंटिन्यूएशन था, ऐसा कुछ जी सर अलग था नहीं सर। मतलब इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है ना कि अपन फिजिबिलिटी सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी से देखेंगे, अगर कहीं पर न्यूक्लियन आ जाए तो वो अलग बात है। नहीं, पर न्यूक्लियन भी वो अलग आएगा, लेकिन वो जब निकालोगे तो वो सही निकालो ना, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 लो ना। हाँ तो सही आएगा। और पर न्यूक्लियन निकाल रहे हो तो एवरेज निकालो ना पूरे का, अकेले इसका क्यों लिख रहे हो? जैसे यहां पर न्यूक्लियन निकाल रहे थे तो एवरेज निकालो ना इन दोनों का। हाँ। तो पूरे रिएक्टेंट का एवरेज लो,
पूरे प्रोडक्ट का एवरेज लो, उसको कंपेयर कर दो, या टोटल वैल्यू कंपेयर कर दो, टोटल नंबर सेम है तो क्या फर्क पड़ता है। वो तो यही हुआ कि देखो दो टीमें मैच खेल रही थी, जिसने 50 ओवर का जिसने ज्यादा रन बनाए जीत गए, दोनों 50 ओवर खेले। अब हमने कहा जिसकी रन रेट ज्यादा थी वो जीत गया, सेम स्टेटमेंट है ना, बशर्ते ओवर बराबर 50-50 खेले हो। तो इसमें तो 50-50 खेलेंगे ही ना, क्योंकि दोनों साइड चीजें बराबर है। तो चाहे तुम रन रेट कंपेयर करो या रन कंपेयर करो। सही बात है। अब समझ गए? हाँ समझ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स में अच्छे से अपडेट कर लेना, अंग्रेजी लिख के प्रॉपर। आज जितने मैंने 3 स्क्रीनशॉट दिलाए हैं वही तीनों स्क्रीनशॉट एक्चुअली आपके नोट्स हैं। ठीक है सर, जब वो 5.8 लिया था आपने, तो ऐसे सोच सकते हैं ना कि एक की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी, एक की कम थी, तो हम नहीं कह पा रहे थे कि वो नहीं कह पा रहे थे, बनेगा। क्योंकि क्या होता है कि न्यूट्रॉन को हम क्या सोचते हैं, ज्यादा स्टेबल है, जबकि आपको ये सोचना है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। हाँ सर, वो स्टेबल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं देख के कि वो स्टेबल है कि नहीं। जैसे देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दिखने में एक से हैं, दोनों फ्री पार्टिकल हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अनस्टेबल है, प्रोटॉन स्टेबल है। तो आप ऐसे देख के नहीं कह सकते फ्री पार्टिकल में स्टेबिलिटी से हाँ बाइंडिंग एनर्जी उसकी 0 है, ये कह सकते हो। सर आपने वहाँ पे 60/11 क्यों किया था, वो थोड़ा समझ में नहीं आया। एवरेज निकालोगे कैसे होगा, 10 और 11 टोटल 11 है ना। लिया क्यों था, मतलब एवरेज से हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे थे। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से कंपेयर करना था तो टोटल लेनी पड़ेगी ना एनर्जी, तो एवरेज लेना पड़ेगा, दोनों का लोगे। जी सर एक्चुअली में वो एवरेज लेने पे 60/11 54 समथिंग बन रहा था, तो उसका 5.8 था ना, वो ज्यादा स्टेबल था ना। नहीं अभी 55 है ना, ये 55 है, वो 5.8 दे रखा था जी, तो उसमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव निकल आई थी ना, तो आएगी वो। तो इनका एवरेज आया 5.4 और इसका एवरेज है 5.8, तो ये जीत गया ना, ये जीत गया, तो इसीलिए तो क्वेश्चन चेंज किया था, इसीलिए तो ये हमने कम कर दिया था। ओके सर एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होगा तब पर न्यूक्लियॉन्स देखना है, और अगर 2 रहे तो एवरेज से है ना। एवरेज से नहीं देखना है यार, क्यों एवरेज के पीछे पड़े हो यार। टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालने में क्या जा रहा है, एवरेज निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं होगा डिवाइड करने का, क्योंकि सम तो एवरेज के लिए सम तो निकालोगे फिर डिवाइड भी करोगे, ये एक्स्ट्रा डिवीजन क्यों, जब हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं। तो जब तुम्हें 30 ओवर में रन ही पता है तो तुम रन रेट क्यों निकाल रहे हो 50 ओवर में, अगर रन पता है तो। दोनों 50 ओवर खेले, दोनों के रन पता है, तो तुम एवरेज क्यों निकाल रहे हो जीतने के लिए। तो तब देखते जब रन डिफरेंट होते, लेकिन ओवर डिफरेंट होते, लेकिन ओवर तो पक्का सेम है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो कंजर्व होते हैं। ठीक है तो सिंपल सी बात है, या तो आइंस्टाइन बनो तो जब आपको सब पता हो, हर चीज कॉमन सेंस हो, अदरवाइज स्टिक टू द बेसिक्स कि रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालो, पॉजिटिव आ गई तो स्टेबल है, मतलब फीजिबल है, स्टेबल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, फीजिबल है, और वो भी एनर्जेटिकली फीजिबल, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो जाएगी। होगी कि नहीं उसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि समझ गया ना। जैसे ये था, ये बिल्कुल ठीक यही है, एक ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पहुंचाना है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीजिबल है, लेकिन असली में नहीं जाएगा अगर आप सिर्फ, समझ गया ना, आपको एक एनर्जी बैरियर चाहिए ना। हाँ ठीक। वही मैंने जो गर्म से ठंडे में जा रहा है, ठंडे से गर्म में आ रहा है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल था, असली में नहीं था, एंट्रोपी ने रोल प्ले कर दिया। जी सर। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है जी सर। यस सर। जी सर। चलो तो ये आज की क्लास थी और मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट। नोट्स अच्छे से बना लेना, कोशिश करना कॉमन सेंस रहे, क्योंकि इसमें याद करने को ज्यादा कुछ है नहीं इस पूरी। रिकॉर्डिंग आज जल्दी डाल देना, बहुत अभी बन जाएंगे नोट्स तो फिर लेट हो जाते हैं, फिर अभी बन तो जाएंगे। तुमने अभी बन जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिए ना तुमने? हाँ वही छाप लेंगे। नहीं सर, स्क्रीनशॉट से चीजें याद नहीं आती उतनी जल्दी। अरे यार अब तुम तो कभी याद नहीं आएंगी अगर तुम 15 मिनट बाद का याद नहीं कर पा रहे हो ना यार। ऐसा लगता है कोशिश करना पहले बिना वीडियो देखे बनाने का, स्क्रीनशॉट से ही। ओके। क्योंकि तुमने तो हाँ बोला ना कि समझ में आ गया।
तो फिर से समझ में वीडियो तो क्यों आ गया। देखना है? बस समझ आ गया तो बन जाएगी। देख लोगे और कहीं फंसो तो फिर देख लो। चलो डीसीटी दी थी मैंने डिस्कशन में ज्यादा अच्छे नोट्स बन गए। और कुछ पूछना है इसमें? सर बस एक स्टेबिलिटी से रिलेटेड डाउट था कि हाँ। अगर हम स्टेबिलिटी जितनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर ए दे देते हैं तो क्या पक्के में एक निकल ही जाएगा न्यूक्लियन? नहीं, वही तो बात है कि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल है, लेकिन ये होगा या नहीं होगा बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एंड सर ये तो हम एवरेज निकालते हम हैं तो पूरे क्या में ही बात कर रहे हैं एनर्जेटिकली फीजिबिलिटी की, असली की हमने बात ही नहीं की पूरे टॉपिक में। ओके सर। अगर होगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी नहीं निकलेगी, अब होगा या नहीं वो हमें नहीं पता। सर जो हम बी बाय ई निकालते हैं वो तो एवरेज होता है, बट असलियत में क्या हर एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग नहीं होती है नहीं, कि सेम नहीं होती, सेम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं है ना? सरफेस न्यूक्लियस की कुछ कम होगी, शायद अंदर वालों की ज्यादा होगी। ओके सर, थैंक यू सर। चलो हो गया, मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ सो दैट अपलोड हो जाए जल्दी। डीसीटी डिस्कशन करेंगे, डीसीटी डिस्कशन का अलग से कर लूंगा मैं रिकॉर्डिंग। प्रोबेबिलिटी होगी कल क्लास। कल